नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अर्थ शिक्षा के इस YouTube चैनल पर। मैं शैलेश सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से। अब आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं लगभग 10 वर्ष से एकेडमिक से जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लाता हूं, यानी नए सीरीज लेकर आता हूं। साथ ही साथ मैंने पीएससी के बच्चों को पढ़ाया हुआ है और आपके लिए एक नई सीरीज है जिस पे आपको नई जानकारियां और आपके बाकी सारे एग्जामों में काम आने वाली जानकारियां हम शेयर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम और देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम इतिहास के पन्नों में से बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ है 23 मार्च 1910 को। और उन्होंने जन्म से लेकर यानी जब से उनका एक समय अवस्था आई, यानी जानने योग्य हो गए, इंटरमीडिएट पास किया और इसके बाद ग्रेजुएशन किया, ऐसी इन सारी जो घटनाएं हुई इनके साथ, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की शुरुआत अपनी इलाहाबाद से की और उनका जन्म जो है अयोध्या, यानी अब जो है पहले नाम था फैजाबाद और अब की है अयोध्या, यानी योगी जी ने उसका नाम चेंज करके उसका कर दिया अयोध्या। और अब की अयोध्या में उनका जन्म हुआ और उन्होंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां उनके पिताजी एक शिक्षक थे और शिक्षक का कार्य होता है अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर सकें। और सच में उन्होंने ऐसा कर दिखाया अपने उस करियर में। तो उनकी शुरुआत होती है दोस्तों उन दिनों से जब उन्होंने इंटरमीडिएट की शुरुआत की इलाहाबाद से और इसके बाद वह अपने स्नातक के लिए कोलकाता गए और कोलकाता में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह विदेश यानी फॉरेन गए, लेकिन वो लंदन नहीं गए। अब ये पूछिए आप कि लंदन क्यों नहीं गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उनको उनसे नफरत थी, अंग्रेजों से नफरत थी, इसलिए उन्होंने लंदन का जो मार्ग था वो चूज नहीं किया और लंदन ना जाकर जर्मनी गए। और जर्मनी में जाकर विदिन 3 मंथ्स यानी 3 महीने के अंदर ही उन्होंने जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और एक एक्सपर्ट बन गए जर्मन भाषा में। और इसके बाद अपनी अर्थशास्त्र में उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की यानी पीएचडी की और इसके बाद वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहलाए। वो वापस भारत में वापस आए और अपने पिताजी के साथ वो एक पहली बार जो उनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है, उनकी जर्नी वैसे तो 1933 में स्टार्ट होती है जब वो गांधी जी से मिलने गए और गांधी जी से मिलने के बाद उन्होंने बाकी की अपनी जर्नी जो है स्टार्ट की। एक बार उससे पहले भी एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जिस पर उनके पिताजी गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे और गांधी जी को फॉलो करते थे और गांधी जी के इतने परम भक्त थे उनके पिताजी कि वो हर जितने भी उनके कार्यक्रम होते थे सब जगह उनके पिताजी जाया करते थे। ऐसी स्थिति में 1918 का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ और अहमदाबाद अधिवेशन में वो पहली बार गए। जब वो उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी गांधी जी को बहुत मानते हैं तो उनकी विचारधारा से धीरे धीरे वो जुड़ने लगे, क्योंकि बहुत सारी जगह जहाँ पर भी जाते अपने पुत्र को यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को लेकर जाते। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने अंदर एक जो राष्ट्रभक्ति थी उनकी उसको दिखाया और बाद में वह 1933 में कांग्रेस में शामिल हुए और गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल होकर गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई स्टार्ट की। उनको 1935 के अधिवेशन में जब जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष रहे उस समय पर उनको कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। महासचिव बनने के बाद उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत कार्य किया और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने आंदोलन को और तीव्र गति दी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। अब क्या हुआ, एक और हम वाकया देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा बढ़ना चाहेंगे। उन्होंने एक और बहुत अच्छा कार्य किया, उनके थोड़ा सा कार्यों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने समाज में एक जो समाजवादी व्यवस्था थी यानी समाजवादी व्यक्ति थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी। ये तो उन्होंने कोट दिया ही था कि औरतों को सीता नहीं द्रौपदी बनना चाहिए, भारत का पहला एंटी कांग्रेसी नायक। सच बताएं तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली थी कि जो नारियां हैं उनको सीता नहीं, उनको द्रौपदी बनने की जरूरत है, क्योंकि आज भी आप देखिए कि अगर आप सीता बन के रहेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं यानी मांग है या कुछ ऐसी चीज़ है आपकी सुनी नहीं जाएगी, तो आपको द्रौपदी बनने की ज़रूरत है। उन्होंने इस चीज़ को बोला और समाजवाद पर उन्होंने फोकस किया। उन्होंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट बोली, उन्होंने ये बोला कि मेरे जीवन में तीन व्यक्ति बहुत प्रभावशाली रहे।
पहला प्रभाव उनके ऊपर मार्क्स का पड़ा, यानी कार्ल मार्क्स का पहला प्रभाव ज़्यादा रहा। दूसरा जो प्रभाव था उनको गांधी जी का सबसे बड़ा प्रभाव, यानी उन्होंने बोला 2.5, 3 नहीं, वो 2.5 था, तो 2.5 में आधा प्रभाव रहा उनके ऊपर जवाहरलाल नेहरू जी का। अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये सारी चीज़ें की, कांग्रेस का साथ दिया, आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और 1946-47 में उनका मतभेद हो गया कांग्रेस से। क्या ऐसा रहा? तो उसका कारण था नेहरू जी से मतभेद होना। नेहरू जी की कुछ ऐसी बातें थीं जो उनको अच्छी नहीं लगी, और धीरे धीरे से उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अब उनकी जर्नी स्टार्ट होती है समाजवादी से, यानी हम समाजवाद की तरफ देखेंगे, और उस समाजवादी से उनकी जो जर्नी है, समाजवादी से जर्नी स्टार्ट होती है। और समाजवादी में उन्होंने पहले एक पार्टी बनाई जिसका नाम आप देख सकते हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और उस संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में ऐसे लोगों को उन्होंने संगठित किया जो समाज को, सारे जितने भी लोग हैं समाज के, चाहे शोषित वर्ग, आर्थिक परिदृश्य से देखा जाए, चाहे किसी परिदृश्य से देखा जाए, सबको उन्होंने सम्मिलित किया अपने साथ और लेकर आए जो कांग्रेस की विचारधारा से अलग विचारधारा में थे। ऐसे लोगों को उन्होंने एक नई पार्टी, यानी जिसका नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और उसमें से हमारे बीच में अभी रिसेंट पास्ट में जिनका निधन हुआ, जिनका नाम मुलायम सिंह यादव है, वो भी इसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। बाद में इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम था समाजवादी पार्टी। और इनकी जो इस जर्नी थी, इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इन्होंने कांग्रेस का भरपूर विरोध किया, और कांग्रेस सत्ता में रहने के बावजूद भी इनसे उस तरीके से नहीं लड़ पाई जिस तरीके से लड़ना चाहिए था। कारण ये था कि इनकी जो विचारधारा थी और लोगों में उनके ऊपर विश्वास था। कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों में से हम एक बुक अभी रिसेंट पास्ट यानी 2008 में एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था दोस्तों भारत विभाजन की गुनहगार। इन्होंने अपनी एक जो लिखी बुक उसको 2008 में पब्लिश किया गया, भारत विभाजन की गुनहगार। इन्होंने सारी चीज़ें अंदर बताई कि भारत विभाजन के गुनहगार कौन थे। मैं इसके उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इनकी ये इम्पॉर्टेंट बुक है और आपके बिल्कुल आप इसको पढ़ सकते हैं और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अलविदा लेना चाहता हूं। अलविदा लेने से पहले कुछ आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं। दोस्तों हमारा ये चैनल नया है, अर्थ शिक्षा के इस चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं इस्तकबाल करता हूं। साथ ही साथ आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और शेयर करें। धन्यवाद।